नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जिनकी वीरता समय की सीमाओं को पार कर जाती है। एक ऐसा ही नाम है मेवाड़ के महान शासक राजपूतों की आन बान शान महाराजा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। वह योद्धा जिसने अपने शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव सहे, जिसने एक आँख, एक हाथ और एक पैर खो दिया, लेकिन कभी युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटा। यह कहानी है उस वीर की जिसने पूरे उत्तर भारत में राजपूतों का परचम लहराया और मुगल आक्रमणकारी बाबर को भारत से बाहर निकालने का सपना देखा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया संग्राम सिंह। वह मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के पुत्र थे। मेवाड़ उस समय राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासतों में से एक था। बचपन से ही संग्राम सिंह में असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। राजगद्दी के लिए उनके अपने भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कहा जाता है कि एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि संग्राम सिंह ही मेवाड़ के अगले महाराणा बनेंगे। इस भविष्यवाणी ने भाइयों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। एक संघर्ष के दौरान उनके बड़े भाई पृथ्वीराज ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी एक आंख चली गई, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। संग्राम सिंह को अपने ही राज्य से दूर रहना पड़ा। उन्होंने कई वर्षों तक अज्ञातवास में जीवन बिताया, लेकिन परिस्थितियों ने उनके साहस को और मजबूत बना दिया। 1509 ईस्वी में महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने। अब इतिहास उन्हें राणा सांगा के नाम से जानने लगा। गद्दी संभालते ही उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने का लक्ष्य बनाया। उनका सपना केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं था, वह पूरे उत्तर भारत में राजपूत शक्ति को स्थापित करना चाहते थे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना तेजी से मजबूत हुई। राजपूत सरदार एकजुट होने लगे। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे नेता थे जो स्वयं सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतरते थे। यही कारण था कि सैनिक उन्हें अपना आदर्श मानते थे। उस समय मालवा सल्तनत राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। राणा सांगा ने इस अवसर का लाभ उठाया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और उनके विरोधियों के बीच संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा ने हस्तक्षेप किया और युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की। महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया, लेकिन राणा सांगा ने अपनी उदारता दिखाते हुए उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। यह घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। अब राणा सांगा की प्रतिष्ठा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही, उनका नाम उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाने लगा। मालवा के बाद राणा सांगा का सामना गुजरात सल्तनत से हुआ। गुजरात उस समय भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। कई युद्ध हुए, राजपूतों ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। राणा सांगा की सेना गुजरात की सेनाओं को कई बार पराजित कर चुकी थी। इन विजयों ने मेवाड़ की सीमाओं और प्रभाव दोनों का विस्तार किया। अब राजस्थान, मालवा और आसपास के क्षेत्रों में राणा सांगा का प्रभाव बढ़ चुका था। दिल्ली पर उस समय लोदी वंश का शासन था। सुल्तान इब्राहिम लोदी स्वयं को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक मानता था, लेकिन राणा सांगा की बढ़ती शक्ति उसे परेशान करने लगी थी।
दोनों के बीच कई युद्ध हुए। खातौली का युद्ध उनमें सबसे प्रसिद्ध था। इस युद्ध में राजपूत सेना ने लोधी सेना को पराजित कर दिया, लेकिन विजय की कीमत बहुत भारी थी। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया और उनका एक पैर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इन घावों ने उनके संकल्प को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उनकी वीरता की गाथा को पूरे भारत में फैलाया। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक राणा सांगा केवल मेवाड़ के शासक नहीं रह गए थे, वे पूरे राजपूताना की आशा बन चुके थे। राणा सांगा ने अनेक राजपूत राज्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मारवाड़, आमेर, बूंदी, ग्वालियर और कई अन्य राज्यों के राजपूत सरदार उनके नेतृत्व को स्वीकार करने लगे। उस समय उत्तर भारत में कोई भी हिंदू शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जितना राणा सांगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि यदि उस समय किसी के पास दिल्ली का सिंहासन जीतने की क्षमता थी तो वह राणा सांगा ही थे। उनका प्रभाव राजस्थान से निकलकर मालवा, गुजरात और आगरा के आसपास तक फैल चुका था। लेकिन इसी समय मध्य एशिया में एक नया तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बाबर। दिल्ली की सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। इसी अवसर का लाभ उठाकर मध्य एशिया का शासक बाबर भारत की ओर बढ़ा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। यह पहला पानीपत का युद्ध था। इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली और आगरा पर अब बाबर का अधिकार हो गया, लेकिन बाबर की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। वह चुनौती थी राणा सांगा। बाबर जानता था कि यदि कोई उसकी सत्ता को समाप्त कर सकता है तो वह मेवाड़ के महान योद्धा ही है। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राजपूत राज्यों को एकजुट करना शुरू किया। उनके साथ अनेक राजपूत राजा और सरदार आ खड़े हुए। मालवा के मेदिनी राय भी उनके साथ आए। हसन खां मेवाती भी उनकी सेना में शामिल हो गए। कहा जाता है कि राणा सांगा की सेना में लगभग 80,000 घुड़सवार और सैनिक युद्ध हाथी थे। पूरे उत्तर भारत में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। हर किसी को पता था कि यह केवल दो शासकों का युद्ध नहीं होगा, यह भारत के भविष्य का निर्णय करने वाला युद्ध होगा। 17 मार्च 1527 स्थान खानवा, वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले के पास स्थित यह मैदान इतिहास का साक्षी बनने वाला था। एक ओर बाबर की सेना थी, दूसरी ओर राणा सांगा के नेतृत्व में विशाल राजपूत संघ। युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूत सेना ने जबरदस्त आक्रमण किया। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। उनके घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि बाबर की सेना टूट जाएगी, लेकिन बाबर के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे राजपूत पहले कभी नहीं भिड़े थे। वह थी तोपखाना। बाबर ने युद्ध में आधुनिक तोपों और बंदूकों का उपयोग किया। तोपों की गर्जना से हाथी और घोड़े घबरा गए। राजपूत सेना को भारी नुकसान होने लगा। फिर भी राणा सांगा स्वयं युद्ध भूमि में डटे रहे। वे लगातार सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। युद्ध अपने चरम पर था। तभी एक तीर आकर राणा सांगा के सर में लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके बेहोश होते ही राजपूत सेना का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। उनके सहयोगी उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गए। बाबर की सेना को धीरे धीरे बढ़त मिलने लगी। अंततः राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। खानवा का युद्ध समाप्त हो गया। वह राणा सांगा के जीवन की सबसे बड़ी हार थी,
लेकिन इस हार ने उनकी वीरता को कम नहीं किया। युद्ध हारने के बाद भी राणा सांगा ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने सरदारों से कहा कि वे फिर से सेना संगठित करेंगे। वे बाबर के खिलाफ एक युद्ध और लड़ना चाहते थे। उनका सपना अभी भी जीवित था। वे दिल्ली को विदेशी शासन से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। खानवा की हार के बाद राणा सांगा फिर से युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन उनके कुछ सरदार चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि एक और युद्ध हुआ तो राजपूतों का और अधिक विनाश होगा। ऐसा माना जाता है कि कुछ सरदारों ने उन्हें विष दे दिया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इसे प्राकृतिक मृत्यु मानते हैं, जबकि कई स्रोतों में विष देने की बात कही गई है। राणा सांगा की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण उनका शरीर था। इतिहासकारों के अनुसार उनके शरीर पर लगभग 80 घाव के निशान थे। उनकी एक आंख खोई थी, एक हाथ खो दिया था, एक पैर गंभीर रूप से घायल था, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार युद्ध लड़ते रहे। ऐसा योद्धा भारतीय इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। राणा सांगा का जीवन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। उनके बाद मेवाड़ ने संघर्ष की परंपरा जारी रखी। इसी परंपरा से आगे चलकर एक और महान योद्धा का जन्म हुआ। उनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने वही स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना आगे बढ़ाई